Good evening, students. So we were doing chapter number 3 of class 12th, that is human reproduction के exemplar के questions कर रहे थे हम. So let's start. Okay, my name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So we will be continuing NCERT exemplar for chapter number 3 only. हमने MCQs कर लिए थे. Now coming up to the very short answer type questions. Let's start from the first question. Okay. So let's zoom in and see what first question is saying. First question is saying, given below are the events in human reproduction. Write them in correct sequential order. Human reproduction में जो भी events होते हैं उन टर्म्स को नीचे दे रखा है और बोला गया है कि उनको एक सीक्वेंस में आपको लिखना है. तो क्या क्या टर्म दिया आपको? इंसेमिनेशन दिया है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पार्ट्यूरेशन, गेस्टेशन एंड इम्प्लांटेशन. ओके, तो सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. देन वी विल मेक इट इन अ सीक्वेंस. ओके, सो आप राइट स्क्रीन पे देखिए. या यू कैन सी ऑन राइट स्क्रीन. ओके, तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात होगी तो वी वांट कि सबसे पहले हमारा जो भी एग है या फिर स्पर्म है उसका फॉर्मेशन हो, राइट. जब तक वो फॉर्म नहीं होगा तब तक कैसे रिप्रोडक्शन होगा? तो उसी गैमीट की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड गैमेटो लिखा है यहाँ पे गैमीट के लिए. गैमीट वही एग सेल या फिर स्पर्म दोनों को बोलते हैं. गैमीट इज दैट पर्टिकुलर हैप्लॉइड सेल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है टू फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट. ओके, तो जेनेसिस का मतलब क्या बताया मैंने? फॉर्मेशन बताया. ओके, फॉर्मेशन. एंड गैमीटो मतलब गैमीट ओनली. तो गैमेटोजेनेसिस शुड बी फर्स्ट स्टेप. ओके, पहले फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? यू कैन थिंक कि इसमें जो अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं जैसे जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन, फर्टिलाइजेशन, वो देखिए फर्टिलाइजेशन तो बाद में ही होगा, ठीक है. और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जब प्रेगनेंसी जो चालू होगी, प्रेगनेंसी के स्टेज को बोलते हैं जेस्टेशनल स्टेज. एंड पार्ट्यूरेशन होता है जब हमारा बेबी डिलीवर होने होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. तो ये सब तो लास्ट में आने वाला है पार्ट्यूरेशन. और क्या दिया है? इंसेमिनेशन दिया है. तो देखिए पहले गैमीट बना, अब जो स्पर्म है स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट करना होगा टू रीच एग सेल. ओके, इंसेमिनेट का मतलब इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा इंसेमिनेशन. ओके, क्लियरली फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस. जब स्पर्म इंजेक्ट हो जाएगा, इंसेमिनेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा देखो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब स्पर्म प्लस एग दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना. ये मिले एंड इन्होंने जाइगोट बनाया, तो इस स्टेप को बोलाएंगे फर्टिलाइजेशन. तो थर्ड स्टेप आपका हो गया फर्टिलाइजेशन. फिर जब ये जाइगोट बना तो जाइगोट को इम्प्लांट होना पड़ेगा ना. जाइगोट अपने यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा, ठीक है. तो इम्प्लांट होगा तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो स्टेप नंबर 4 हम बोल देंगे इम्प्लांटेशन. एंड इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद हमारी कौन सी स्टेज चालू होगी? जेस्टेशनल स्टेज, जिसको हम प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है. तो हमारा फिफ्थ हो गया जेस्टेशन. एंड देन लास्ट में आएगा आपका पार्ट्यूरेशन, जब आपका बेबी डिलीवर होगा, ठीक है. पार्ट्यूरेशन आफ्टर डिलीवरी. तो दैट इज पार्ट्यूरेशन स्टेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी. सो दैट इज 6th. तो फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है. देन इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन. ये करेक्ट सीक्वेंस हम लिखेंगे. तो दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. यू कैन सी आई एम कीपिंग इट इन अ बॉक्स रेड कलर से. तो यू कैन सी ऑन योर राइट स्क्रीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, the path of sperm transport is given below. Provide the missing steps in the blank boxes. ठीक है, तो हमें स्पर्म का ट्रांसपोर्ट का पाथ डिफाइन करना है. तो हमें कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे दे रखी है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है ना, बेसिकली वो आपको याद होना चाहिए. ये एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, तो आप वहां से अच्छे से पढ़िए. वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पाथवे का. तो देखिए पाथवे में कुछ कुछ ट्रैक्ट्स आपको दे रखे हैं, जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना है. तो 2 ब्लैंक आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है. तो आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो पूरा, ठीक है. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, देन ब्लैंक, देन एपिडिडाइमस, देन ब्लैंक एंड देन यूरेथ्रा, ठीक है.
तो बीच में 2 ब्लैंक हैं, वो आपको फिल अप करना है। तो सी दिस डायग्राम ओवर हेयर, दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से लेट्स सी कि क्या क्या आपका रहता है और क्या क्या आपका हो गया है, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। 3 चीज यहाँ पे होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ये जो कॉइल ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही हैं, ये सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, जो कॉइल 1 यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्पर्म बनेगा, स्पर्म फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे जाएगा बनने के बाद? जहां पे ये डग जाके मिल रही है। कहाँ जाके मिल रही है? ये जहां पे मिल रही है ना, इन डक्ट्स का नाम है रेटिटेस्टिस। क्या नाम है? रेटिटेस्टिस। तो पहला स्टॉप हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेकंड हो गया रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस जो है वो सब मिलेंगी, ठीक है। मिलने के बाद ये यहाँ पे जाके कोलाइड होके इस ट्रैक से जाएंगी, ठीक है। ये कैसे जाएंगी? इस ट्रैक से नहीं जाएंगी, ये यहाँ पे जैसे मिल ली, 1 सेकेंड, आई विल इरेज इट एंड देन यू कैन अप्रिशिएट बेटर। ओके, सो सी, अब मैं आपको इसको ऑरेंज से दिखाती हूँ। ये रेटिटेस्टिस रेड रेड हो चुकी हैं, ठीक है, सारी रेड रेटिटेस्टिस है टिल योर हेयर, व्हाट यू कैन से, वेट, हाँ, टिल योर हेयर इट इज रेटिटेस्टिस ओनली, टिल हेयर। ओके, अब क्या है ना, रेटिटेस्टिस जो होंगी आपकी, वो सब मिलेंगी और इस पाथवे से जाएंगी, यहाँ पे इस पाथवे पे जाके मिली, ठीक है। मिलने के बाद उन्होंने ये वाला ट्यूब्यूल बनाया, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा अंदर ट्यूब्यूल बन रहा है आपके, ये बाहर को हटा के जो ऑरेंज कलर से मैं अंदर बना रही हूँ, ये वाला पर्टिकुलर ट्यूब्यूल जो अंदर से जाके जुड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। यहाँ पे नाम डायग्राम में दे रखा है डक्ट्यूला इफ्रेंशियस, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज वासा इफ्रेंशिया। तो वासा इफ्रेंशिया आपका थर्ड स्टॉप होगा। उसके बाद जब सारे वासा इफ्रेंशिया मिल जाएंगे ना, तो नाउ यू कैन सी अगेन रेड कलर से सारे वासा इफ्रेंशिया मिलके एक और ट्यूब्यूल बनाएंगे, जो ये पास आउट होगी, दिस ट्यूब्यूल। ये पूरी की पूरी जो ट्यूब्यूल है ना, इसका नाम होता है एपिडिडाइमस, दिस इज एपिडिडाइमस। ओके, तो ये जो नीचे दे रखा है ना, ये होता है टेल ऑफ एपिडिडाइमस, और जो ऊपर ये दे रखा है ना, ये होता है हेड ऑफ एपिडिडाइमस। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस के बाद जो ये वाली मेजर डक्ट होती है ना, ये वाली डक्ट, इसको बोलते हैं हम वासा डिफरेंस। तो एपिडिडाइमस आपका 4th स्टॉप हो गया, वासा डिफरेंस आपका 5th स्टॉप हो गया। फिर वासा डिफरेंस आगे जाके आपके यूरिथ्रा में ओपन होता है, और वहां से सीमेन है, वो भी सारी ग्लैंड्स वगैरह सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट कर देती है, और फिर सीमेन बन जाता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, वो जाके बॉडी के आउटसाइड इजैकुलेट होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेकंड इज रेटिटेस्टिस, थर्ड आपका वासा इफ्रेंस, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, 4th आपका हो गया एपिडिडाइमस, एंड 5th हो गया आपका वासा डिफरेंस। ओके, तो क्या होंगे ब्लैंक स्पेस? यहाँ पे आ जाएगा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, थर्ड पे एपिडिडाइमस के बाद आएगा आपका वासा डिफरेंस। सो आंसर वुड बी वासा इफ्रेंशिया एंड वासा डिफरेंस। ओके, तो वी हैव मेंशन दीज आंसर्स, यू कैन सी डाउन, या सो सी वी हैव मेंशन दीज आंसर्स, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आंसर को मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एक है वासा इफ्रेंशिया और दूसरा है वासा डिफरेंस। नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd इज सेइंग व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विक्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स का क्या रोल होता है? तो सबसे पहले तो व्हाट इज सर्विक्स, वो देखिए, सर्विक्स क्या होता है, देन वी विल डिफाइन द रोल ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर आई विल जूम इन द डायग्राम फॉर यू, दिस इज द डायग्राम। ओके, तो स्पर्म की एंट्री होती है आपकी वेजाइना से, ओके, तो ये आपका पूरा वेजाइनल पार्ट होता है जहां से स्पर्म का एंट्री होता है, ये आपका वेजाइनल पार्ट है पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड योर वेजाइना। आफ्टर वेजाइना द ट्रैक्ट,
ठीक है, विच ज्वाइन वेजाइना टू यूट्रस, वेजाइना को यूट्रस तक ज्वाइन करने के लिए बीच में जो ये पूरा ट्रैक्ट आ रहा है, ये वाला ट्रैक्ट जो है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड योर सर्विक्स, दिस ट्यूब्यूल। सो दिस इज योर सर्विक्स एंड देन आगे ऊपर जाता है आपका यूट्रस। ओके, ये सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद ये पूरा है आपका यूट्रस एंड ये आपकी है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे फिम्ब्रे है, एम्प्यूला है, एंड देन दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। तो दिस इज योर होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब पूछा गया है कि ये सर्विक्स का रोल क्या है, सर्विक्स का आपकी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो ये तो सर्विक्स का जो रोल है, आई हैव मेंशन इट हियर, लेट्स रीड क्या है। तो जो सर्विक्स है, पहले आपको क्वेश्चन में डिफाइन करना है कि ये पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद क्या इसका रोल होता है, लेट्स सी। तो ये कनेक्ट करता है यूट्रस को टू द वोम्ब, ठीक है, दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वोम्ब एज वी हैव मेंशन्ड हियर। इट अलाउज स्पर्म्स टू पास, ये स्पर्म का ट्रैक बनाता है, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म यूट्रस तक ओवरी के लिए जब जाएगा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए बीच में जो ट्रैक्ट है वो उसको सर्विक्स पास आउट करना पड़ेगा, तो दैट इज द अलाउ स्पर्म्स टू पास, इट्स अ ट्रैक्ट फॉर स्पर्म, ओके, टू मूव एंड ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वियर फ्रॉम स्पर्म। और ये रिजर्वियर की तरह भी काम करता है, मतलब ऐसा होता है कि स्पर्म पहले अंदर जाता है बॉडी के और कुछ टाइम के लिए सर्विक्स में ठहरता है, ठीक है, तो ये स्पर्म का रिजर्वियर भी इसको हम बोलते हैं। इट इज द ट्रैक्ट फॉर द स्पर्म, इट इज द रिजर्वियर फ्रॉम द स्पर्म एंड इट कनेक्ट्स यूट्रस टू द वॉर्म। तो 3 फंक्शंस आप इसके लिख सकते हो, 1, this is your 3 and this is your 3rd. These are the 3 roles of cervix in human female reproductive system. Now question number 4th, why are menstrual cycles absent during pregnancy? Very basic and logical question, ठीक है, क्यों menstrual cycles आपकी प्रेगनेंसी में एब्सेंट होती हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो why menstrual cycles occur, इसका आंसर कौन देगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्यों आती हैं, MC मेंस्ट्रुअल साइकिल्स व्हाई? इट्स ऑल द रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का पूरा रोल होता है। हार्मोन के ऊपर नीचे होने से जो भी आपके एग में या फिर ओव्यूल में फर्क दिखता है, आपकी जो भी एंडोमेट्रियम में फर्क दिखता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, ठीक है, और जो भी आपके एग में फर्क दिखता है हार्मोन के ऊपर नीचे होने से, उनमें जो चेंजेस होते हैं, जो भी उनका शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है या फिर एग का फॉर्मेशन या रिलीज होता है, दैट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, यही सब मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाती है। तो अब क्वेश्चन पूछा कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए प्रेगनेंसी में क्या होगा ना, जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है आपका HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, दिस इज द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये वुमेन प्रेग्नेंट होने में रिलीज होने लग जाता है, HCG जो हार्मोन होता है आपका। तो ये जो हार्मोन है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करता है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन तो हमने पढ़ा ही था कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है आपकी यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस के अंदर, जैसे मान लीजिए ये आपका यूट्रस है, ठीक है, और यूट्रस के ऊपर ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, लाल कलर से मैं बना रही हूं, ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है। ओके, ये पूरी की पूरी। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ये लेयर जो होती है वो शेड आउट करने लग जाती है, ये शेड आउट करती है। लेकिन जब आपकी प्रेग्नेंट फीमेल रहेंगी, प्रेगनेंसी होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगातार सिक्रीट होता जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये इस लेयर को मेंटेन और इंटैक्ट रखता है, इट इंटैक्ट एंड मेंटेन रखता है इस लेयर को, और ये लेयर शेड आउट नहीं करती है। इसलिए आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, जो मेंसेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान रुक जाती है। तो लिखा हुआ इट मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम शेडिंग। ये आपको लिख के आना है। द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिक सा जो समरी वाला आंसर है वो यही है कि जो लेवल होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ये ऊपर नीचे जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
Female reproductive organs and associated functions are given below in column A and B, filling the boxes. कुछ नहीं है, बॉक्स फिल करना है. दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, ओनली यहाँ पे मैश बॉक्स फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ये. इसमें हम फिर भी समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट. सो कॉलम ए में लिखा है ओवरीज, कॉलम बी में लिखा है ओव्यूलेशन. सही बात है, ओवरी का फंक्शन ही ओव्यूलेशन होता है. ओवरी के अंदर सारे एग्स हो बनते हैं, एग्स का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले तो oogenesis बोलेंगे हम, वन ऑफ द फंक्शन इसका. oogenesis हो गया एक बार, उसके बाद जो एग है वो रिलीज होंगे, जिसको हमने बोला है ओव्यूलेशन. ठीक है, तो एग फॉर्मेशन एंड ओव्यूलेशन दो फंक्शन है आपके ओवरीज के. नाउ ओविडक्ट, ओविडक्ट का क्या फंक्शन है? ओविडक्ट जो होती है वो कहाँ होती है? देखिए, ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आपकी होती है ओवरी. ठीक है, और ये आपका होता है यूट्रस. ये आपका होता है यूट्रस. तो मैंने फैलोपियन ट्यूब को ये बनाया है, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी को पकड़ के यहाँ पे बैठी है. तो इस फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट, इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट. ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है. और फैलोपियन ट्यूब में मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ से एग निकलता है, यहाँ से स्पर्म पहुंचता है, और ये कहीं यहाँ पे जाके फर्टिलाइज करते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में. तो ओविडक्ट का एक नंबर, ए नंबर जो यहाँ पे दे रखा है, ए नंबर में तो आंसर आपका हो जाएगा जो ए है, कि ए तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन. तो हेयर वी विल सी इट्स एज फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ बी, बी में क्या है, एंड इसका आंसर है प्रेगनेंसी. तो आप ही बताइए, प्रेगनेंसी में जो जाइगोट होता है, प्रेगनेंसी मतलब जाइगोट का बनना और पूरे बेबी का डेवलपमेंट होना. तो पूरे बेबी का जो डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी में, वो किस ऑर्गन में होता है? यूट्रस में होता है ना. तो इसलिए बी का आंसर हो गया यूट्रस. ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन दिया है प्रेगनेंसी, तो यूट्रस में ही डेवलपमेंट होगा, यूट्रस में ही प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी. देन वेजाइना का आंसर दिया है बर्थ, तो दैट इज राइट. बेबी बाहर किस रूट से निकलता है? वेजाइना से निकलता है. अगर सिजेरियन सेक्शन नहीं किया, मतलब ऑपरेशन वाला अगर डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी है, तो वेजाइना से बर्थ होगा बेबी का. तो वेजाइना इज फॉर बर्थ. सो ए का आंसर हो गया फर्टिलाइजेशन, एंड बी का आंसर हो गया आपका, ए का आंसर फर्टिलाइजेशन, बी का आंसर हो गया यूट्रस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. फ्रॉम वेयर द पार्ट्यूरेशन सिग्नल अराइज मदर और fetus, mention the main hormone involved in parturition. What is parturition? Parturition is delivery. Okay, प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है उसको हम पार्ट्यूरेशन बोलते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो पार्ट्यूरेशन के सिग्नल्स होते हैं आपके, पार्ट्यूरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन भेजता है? क्या बेबी भेजता है या मदर भेजती है? बेबी या फिर मदर, कौन भेजता है पार्ट्यूरेशन के सिग्नल्स? और पार्ट्यूरेशन क्या होता है? डिलीवरी होता है. ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वो हार्मोन के नाम बताओ, वो हार्मोन के नाम बताओ जो पार्ट्यूरेशन या फिर डिलीवरी कराते हैं. ठीक है, तो उन हार्मोन के नाम लिखने हैं आपको. ओके, तो पार्ट्यूरेशन क्या है पहले वो डिफाइन करो. इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिलीवरी ऑफ अ बेबी एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर्स यूट्रस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक प्रिंसिपल हार्मोन हमने बहुत बार पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है ऑक्सीटोसिन. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम आप ही समझाएंगे मुझे, क्या है? वैसोप्रेसिन. ओके, वैसोप्रेसिन इज अगेन अनदर नेम फॉर ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन. ठीक है, वैसोप्रेसिन. सो वैसोप्रेसिन जो है, ऑक्सीटोसिन जो है, वही सिग्नल्स देता है डिलीवरी के. तो हार्मोन वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मेन हार्मोन कौन है, तो वो तो हो गया ऑक्सीटोसिन. एंड कहाँ से सिग्नल्स अराइज होते हैं? मदर से होते हैं या फीटस से होते हैं? तो दोनों का इम्पैक्ट होता है. देखो, जब फीटस का साइज बड़ा हो जाता है,
बॉडी के अंदर। तो फीटस मदर की यूट्रस वॉल को लगातार पुश करना शुरू कर देता है और कॉन्ट्रैक्शंस होता है मदर की यूट्राइन वॉल पे, वो पूरा मस्कुलर वॉल होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन हमने पढ़ा है मसल का। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पैजम्स, लगातार कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, स्पैजम्स। ओके, तो स्पैजम चालू हो जाते हैं फीटस के साइज के बढ़ने के, ठीक है। और जब यूट्रस का वॉल स्पैजम करता है कंटिन्यूअसली, तो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं मदर की बॉडी में जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो दोनों का ही रोल होता है वैसे, लेकिन मेन रोल हम मदर का बोलेंगे बिकॉज मदर ही हार्मोन को रिलीज कर रही है। आफ्टर 9 मंथ्स आपका पार्ट्यूरेशन होता है, 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद अपने आप ही मदर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है और ऐसा होता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, बेबी बाहर आने वाला है। तो वो जो हार्मोन है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का रोल ही ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपकी यूट्रस की वॉल का, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडिडाइमिस इन मेल्स फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी की बात की है और पूछा है कि एपिडिडाइमिस का क्या रोल है। पहले एपिडिडाइमिस को समझिए क्या होता है। डायग्राम में तो दिख ही रहा है कि व्हाट इज एपिडिडाइमिस, तो अभी भी समझाया था ये डायग्राम। तो ये रेटिटेस्टिस होती हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, लिखा भी है यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये आके मिलता है रेटिटेस्टिस को, ये जो रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस सब मिलके बनाती है वासा इफ्रेंशिया, फिर वहां से बनता है आपका ये पूरा वासा इफ्रेंशिया है। ओके, ये सब मिलके एपिडिडाइमिस बनाती है, पूरा एपिडिडाइमिस है। ओके, और एपिडिडाइमिस बनने के बाद एपिडिडाइमिस रिलीज करता है वासा डिफरेंस में, ये वासा डिफरेंस है और एक स्पर्म दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज स्पर्म। ओके, तो वासा डिफरेंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। तो वासा डिफरेंशियल लीव करता है टेस्टिस को और ऊपर होता है एक नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब में जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब जो पोस्टीरियर सरफेस में होती है टेस्टिस के। और एपिडिडाइमिस को हम एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी बोलते हैं मेल में। इन मेल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे ये फर्टिलिटी में इन्वॉल्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आई हैव मेंशन इट हियर। तो फर्स्ट तो प्रोविजन ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर स्पर्म्स। स्पर्म्स को स्टोर कौन करेगा, जो स्पर्म्स हैं आपके, ठीक है, ये स्पर्म है, तो इसका जो स्टोरेज है वो देखता है आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसका जो स्टोरेज है वो एपिडिडाइमिस देखेगा। ओके, एपिडिडाइमिस। तो फर्स्ट तो हो गया स्टोरेज, ठीक है, तो दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर, स्टोरेज। सेकेंड इज स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन सो एज टू इंक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द सीमेन। तो स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर स्पर्म का सीमेन में बढ़ा तो दैट मीन्स कि आपका जो है सीमेन है दैट इज इन द हाईली, दैट्स अ लाइकली चांस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइज, ठीक है। एक ही मतलब कि if this semen release in female body and the concentration of sperm is high, ठीक है, concentration is high, तो ज्यादा sperms आपके ओवरी में पहुंचेंगे, मतलब आपका ज्यादा स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक रीच करेगा, ठीक है, ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब तक ज्यादा स्पर्म रीच कर पाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स है, इसलिए दैट इज अनदर फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, मेनली आपकी मेल की फर्टिलिटी किससे मेजर होती है कि मेल फर्टिलाइजेशन कितना सक्सेसफुली कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। तो ऑब्वियसली जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एपिडिडाइमिस कर रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, स्टोरेज हो गया। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। वासा डिफरेंस तक ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन कर रहा है, एपिडिडाइमिस करना है। तो 3 फंक्शंस आपको लिखने हैं जो मेल फर्टिलिटी में सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। ओके, इन 3 फंक्शंस को आपको मेंशन करना है। तो आई होप आप ये 3 फंक्शंस अच्छे से मेंशन कर देंगे। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट द नेम्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज्ड, ठीक है। तो नेम्स बताने और फंक्शन बताने हैं हार्मोन्स के जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म गैमीट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, और उसके बाद नेम लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जहां से ये हार्मोन रिलीज होते हैं।
तो मैंने एक टेबल बनाया है इसके लिए, आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो अपने आंसर के लिए। इस टेबल में मैंने क्लियरली मेंशन किया है इस टेबल में मैंने क्लियरली मेंशन किया है, आपका फर्स्ट जो हार्मोन मैंने लिखा है वो है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन सबको पता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है, जो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये जो है, ये जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, ये हेल्प करता है इन रिलीज ऑफ किसमें, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच कहां से रिलीज होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये हेल्प करते हैं रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, एंड लेडिक सेल को भी जाके स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। लेडिक सेल आपको आई गेस पता होगा, लेडिक सेल्स आर, उनका लेडिक सेल का एक और नाम क्या है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज अनदर नेम फॉर लेडिक सेल, व्हाट वुड यू से? बताइए। इंटरस्टिशियल सेल्स, ये तो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके। तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ पे कट गया है लेकिन ये हो नहीं रहा है, आई ट्राइड टू कॉम्प्रोमाइज दिस टेबल, बट यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आई हैव मेंशन, तो आप लिख लेना, ये टेस्टोस्टेरोन की बात की गई है इसमें। तो एक तो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज, एक एलएच का रिलीज और एक एफएसएच का रिलीज, एफएसएच। तो ये तीन हॉर्मोन्स के रिलीज में गोनाडोट्रोफिन इंपॉर्टेंट है। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को हम जीएच भी बोलते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। सेकंड हार्मोन जो मैंने लिखा है वो है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ठीक है। ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। थर्ड है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कहां से रिलीज होते हैं? टेस्टिस से रिलीज होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज अनदर एंड्रोजन, ओके। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, इसी को एंड्रोजन बोलते हैं, और भी एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन के अलावा। दिस इज वन ऑफ द एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब ये है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी हार्मोन रिलीज करे उसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, और इसका रोल होता है टेस्टिकुलर ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट, टेस्टिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल होता है। फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज अगेन एफएसएच, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करेगा, ठीक है। ब्रेन में होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कौन देगा? ये रिलीज करे एफएसएच एंड एलएच, अगेन जीएच, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है, ओके। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस इज सिग्नलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज सच ऑर्गन्स, सच हार्मोन्स। तो एफएसएच का क्या रोल होता है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो दैट इज ऑल। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को भी ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, या। तो दैट इज द रोल। एंड वन सेकेंड, some mistakes has occurred here, mind me, I will clear you function once more. फंक्शंस एक बार और मैं क्लियर करना चाहूंगी, बिकॉज आई गेस यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो रेड पेन से देख लीजिए जो जो फंक्शन है। जो फर्स्ट लिखा है ना, इट रिलीजेस एफएसएच एंड एलएच, ये वाला जो फंक्शन है ये है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का, ठीक है। गलती से मैंने यही इसका दूसरा फंक्शन बोल दिया था, लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, बट दैट्स रॉन्ग। ये वाला जो फंक्शन है ना, स्टिमुलेट लेडिक सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ये फंक्शन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। और एंड्रोजेंस का फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कराता है? आपका एंड्रोजेंस कराते हैं। एंड्रोजेंस में कौन कौन आते हैं? आपके टेस्टोस्टेरोन भी आता है आपके एंड्रोजन में, ठीक है। तो इनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराने का। माइंड मी, आई एम सॉरी, आई हैव सम कंफ्यूजन, मैंने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया, बट नाउ इट्स ऑल क्लियर, ओके। फर्स्ट, रिलीज एफएसएच एलएच गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एलएच। थर्ड, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इज फ्रॉम एंड्रोजन्स, एंड फोर्थ, स्टिमुलेट टेस्टिकुलर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो काम है ये होता है एफएसएच का काम, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है, दिस इज
FSH रोल स्टिमुलेट टेस्टिकुलर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे सोर्स, ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स, ये सब आपको लिख के ऐसे टेबल बना के आना है, तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द मदर जर्म सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैच्योर फॉलिकल थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स। दैट्स ट्रू। मदर जर्म सेल एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से ही एक मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होती है। ठीक है, तो जो बॉक्सेस हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, बॉक्सेस में जो आपका ये है, जो भी ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं वो सब आपको करने हैं फिलअप। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या ब्लैंक स्पेसेस हैं, वी विल फिल अप। तो फर्स्ट आपको दिया है oogonia, सेकंड ब्लैंक है, थर्ड प्राइमरी फॉलिकल है, फोर्थ ब्लैंक है, फिफ्थ ब्लैंक है, लास्ट में मैच्योर और ग्राफिकन फॉलिकल। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए oogonia से आपका ये जो मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, oogonia से टिल मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, इसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं और अपने माइंड में इमेज के थ्रू क्लियर करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिससे आपको आसानी होगी याद करने में। तो देखिए, ये इमेज आपको ढंग से दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, स्क्रीन पे मैंने जूम इन कर दिया है, तो इस इमेज को देखिए और समझिए। तो ये है आपका ओवरी। ओवरी के अंदर सारा ये oogenesis हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, ये ओवरी के अंदर होता है बेटा oogenesis। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी oogonia से। oogonia से आपकी शुरुआत होगी। oogonia के अंदर क्या क्या आता है, oogonia के अंदर आपका आएगा सारे जो भी oocytes वगैरह हैं वो सब आएंगे। ओके, तो एक oogonia से शुरुआत होगी। oogonia के अंदर आपके सारे oocytes आएंगे। ठीक है, तो हमने oogonia से एक oocyte निकाला, तो उस oocyte को हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। बहुत सारे oocytes का फॉर्मेशन, बहुत सारी oocyte का कलेक्शन इज कॉल्ड oogonia, एंड वहां से एक प्राइमरी oocyte निकाला, तो दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसका दूसरा नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। द सेकेंड नेम फॉर दिस पर्टिकुलर oocyte इज ऑल्सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो हम इसको प्राइमरी oocyte भी बोलेंगे या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी बोल सकते हैं। तो इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस के बाद आपका माइटोसिस, MIT लिख रही हूं मैं माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के बाद आपका बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के बारे में लिखा है। देन FSH की हेल्प से इसका और डेवलपमेंट होता है और ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सब में माइटोसिस हो रहा है बिकॉज oocyte इज ऑलरेडी हैप्लॉइड। ओके, oocyte पहले से ही हैप्लॉइड है, पहले से मियोसिस करके ये हैप्लॉइड बन गया है। oogonia एक्चुअली अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म oocytes जिनको हैप्लॉइड है। तो सब में माइटोसिस होगा और डेवलपमेंट होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा आपका टर्शियरी फॉलिकल, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। दैट इज योर टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल को हम एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। उसके बाद FSH के हेल्प से आपका और आगे जाके डेवलपमेंट होगा और फिर लास्ट में बनेगा आपका प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल, जिसके अंदर क्यूमुलस सेल्स होंगी एंड इसी फॉलिकल का नाम होता है ग्राफिन फॉलिकल। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ फॉलिकल। वहां से ये जो एग है वो रिलीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और लास्ट में जाके कॉर्पस ल्यूटियम बच जाएगा। तो आई होप आपके माइंड में सब क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, then your fourth stage, this is your fourth stage जिसमें टर्शियरी फॉलिकल है एंड ग्राफिन फॉलिकल इज योर फिफ्थ स्टेज। ओके, एंड इससे पहले था oogonia। तो आपके क्वेश्चन में oogonia दे रखा है, उसके बाद ब्लैंक दिया, तो ब्लैंक यू नो व्हाट इट इज प्राइमरी oocyte। तो फिल प्राइमरी oocyte या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिखो, बट इट्स बेटर इफ यू राइट प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में माइटोसिस हुआ, क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बना। तो सेकंड तो आपको यहाँ पे दे ही रखा है प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद एक और ब्लैंक है, ब्लैंक में लिखना सेकेंडरी फॉलिकल, एक और ब्लैंक है उसमें लिखना टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन लास्ट में होगा आपका ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, तो दैट इज होल अबाउट इट। एंड यू कैन सी यहाँ पे ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं मैंने। तो ब्लैंक्स में यू कैन सी सब कुछ सही बराबर लिखा है। तो पहले
पहले oogonia है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, फिर प्राइमरी oocyte है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन mature or graphene follicle. Now question number 10th. Question number 10th is during reproduction the chromosome number 2n reduces to half, that is n, in the gametes. रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर 2n होता है वो रिड्यूस होके n बन जाता है इन द गैमीट्स, एंड अगेन द ओरिजिनल नंबर 2n इज रीस्टोर्ड इन द ऑफस्प्रिंग. व्हाट आर द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच दीज इवेंट्स टेक प्लेस? तो उस प्रोसेस का नाम लिखना है. तो पहले तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो देखिए, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन की बात की गई है. रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर 2n होता है वो हाफ हो जाता है इन द गैमीट्स, and again the original number 2n is restored in the offspring. What are the processes through which these events take place? तो बेसिकली ये बोला है कि पहले 2n एक सेल थी, उससे आपके गैमीट बने जो n थे. अब जब आपका ऑफस्प्रिंग बनेगा, जब बच्चा पैदा होगा, जब जाइगोट बनेगा, वो दोबारा 2n हो गया. तो क्या क्या इवेंट्स हुए जिससे 2n से वापस 2n पे आ गए? इसके बीच में क्या इवेंट्स हुए वो इवेंट्स लिखने हैं. समझ रहे हो ना? बीच में जो इवेंट्स हुए इन इवेंट्स को लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमने वैसे भी इवेंट्स पहले भी सीक्वेंस में लगाए थे. तो सबसे पहले तो गैमीट बनेगा. गैमीट की फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस. ठीक है, तो पहला ही मैंने लिख रखा है गैमीटोजेनेसिस. और गैमीटोजेनेसिस गैमीट बना लेगा, फिर गैमीट फ्यूज हो जाएंगे. जब फ्यूज होंगे उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. तो मेजर दो इवेंट्स मेंशन करेंगे हम. पहला है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है. दूसरा इवेंट जो हम मेंशन करेंगे वो करेंगे हम फर्टिलाइजेशन. तो दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन. इन दो इवेंट को हम डिस्क्राइब कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. तो पहला इवेंट लिखते हैं गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. oogonia and spermatogonia undergo meiotic divisions to form the ovum and the sperms respectively. Meiotic divisions are reductional in nature and lead to reduction of the chromosome number in the daughter cells haploid when compared to the parent cell. ठीक है, मियोटिक डिवीजन से ही गैमेटोजेनेसिस होता है. जो 2n है ना, इसमें होगा मियोटिक डिवीजन. मियोटिक की स्पेलिंग बताओ. MEIOTIC. मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड बन जाएगा. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा. ठीक है, ये हैप्लॉइड बनेगा. तो यही लिखा है मियोटिक डिवीजन आर रिडक्शनल इन नेचर. ठीक है, रिडक्शनल क्यों बना है? क्योंकि 2n से n बन रहा है इसलिए रिडक्शनल बोला है. एंड लीड टू रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है ना इन द डॉटर सेल्स व्हेन कंपेयर टू द पेरेंट सेल, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा गैमीट में. तो ये जस्टिफिकेशन दिया है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है. अब हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे n से दोबारा 2n हो जाएगा. तो वो होगा फर्टिलाइजेशन से. तो यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है एक फर्टिलाइजेशन का. यू कैन गो थ्रू. फीमेल है, मेल है. फीमेल का XX प्लस 44 XY. अब इसमें oogenesis हुआ तो 22 मतलब हाफ हो गया. ये 2n था, ये n बन गया. इसमें भी ये n बन गया, ये 2n था. अब ये दोनों फर्टिलाइज हुए. ठीक है, ये दोनों फर्टिलाइज हुए. ठीक है, एक स्पर्म और एक एग फर्टिलाइज हुआ, दूसरा एग और दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, तो ये दोबारा 2n बन गया. बेसिकली ये ही डिफाइन करना है कि यहाँ पे हुआ आपका ये oogenesis, spermatogenesis, गैमेटोजेनेसिस, एंड दिस इज योर फर्टिलाइजेशन. तो अब फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने में बचा ही किया, बस लिख दो. फ्यूजन होता है इसलिए दोबारा हो जाता है, तो वही लिखा है. फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन. Fertilization involves the fusion of haploid gametes to form diploid zygote. This restores the chromosome number of the offspring back to diploid. Now question number आपका 11th. ठीक है, 11th question बोलता है what is the difference between a primary oocyte and a secondary oocyte? हमें difference mention करना है. तो let's see क्या difference है. Okay. What is the difference between primary oocyte and secondary oocyte? टेबल बना रखा है. अगेन देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना डिफरेंस वाले, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिए. वो जो भी आपका एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत इजी होता है टेबल पढ़ना, और वो आपको फुल मार्क्स देगा. तो डिफरेंस वाले सारे क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में करो. जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे दोनों तरीके के दिखा रखे हैं, ऐसे मैंने लाइन वाइज लिख रखा है ना, ये गलत तरीका है. और मैंने नीचे टेबल बना के भी दिखाया है जस्ट टू क्लैरिफाई यू. तो ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, दिस इज द राइट वे. दिस इज द राइट वे. ठीक है, इस टेबल को याद करना है.
तो देखिए प्राइमरी oocyte क्या होता है? प्राइमरी oocyte इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte टेक्स प्लेस व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन द वॉर्म। प्राइमरी oocyte तभी बन जाता है, पहला डिफरेंस तो ये है, जब एक फीमेल बच्चा, चाइल्ड, सॉरी मेल बना रही हूँ, हाँ, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन तभी हो जाता है जब एक फीमेल बच्चा मदर के पेट में रहता है, मतलब वूम्ब में रहता है, या फिर यूट्रस बोले तो, तभी एक प्राइमरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocyte कब बनेगा? द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte टेक्स प्लेस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ऑनसेट में ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी oocyte oogonia से बना बाय मियोटिक डिविजन, दैट इज मियोसिस नंबर 1, 2 मियोसिस होते हैं ना। सेकेंड मियोसिस, मियोसिस नंबर 2, ये होगा प्यूबर्टी के टाइम पे जब सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंड दे रहा है, इट इज सराउंडेड बाय सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल से सराउंडेड होते हैं, ट्रू। इट इज सराउंडेड बाय टर्शियरी फॉलिकल्स, इट इज आल्सो ट्रू। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड द थर्ड डिफरेंस इज कि प्राइमरी oocyte में तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही होते हैं और सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। तो दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस, ये आप लिख के आ जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्युलरी isthmic junction in the female reproductive tract? Ampullary isthmic junction आपको पता है ना क्या होता है, or should I tell you again? Let's go back to the diagram and see what is ampullary isthmic junction. देखिए, मैं डायग्राम आपको जूम इन करके दिखाती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, आपको वहीं से समझ जाएगा कि क्या होता है। ये देखिए, इस डायग्राम में देख लीजिए, ये डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा। दिस इज नॉट इरेजिंग, पता नहीं इरेज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, दूसरा डायग्राम, बहुत डायग्राम्स हमारे पास, ऊपर होगा एक और डायग्राम। सी, मैं डायग्राम इसलिए दिखाती हूँ हर तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि डायग्राम से हमारे मेमोरी एकदम दिमाग में फिट हो जाती है, एंड देन हमें प्रॉब्लम नहीं आता है उसको याद करने में। जब एक हमको डायग्राम के थ्रू चीज समझाई जाती है ना, वी डोंट स्ट्रगल टू लर्न, हमें आसानी से याद हो जाता है। तो इसी डायग्राम में दिखाऊंगी मैं। आप इस डायग्राम में आपका जो ये जो लेफ्ट ओवरी है ना, इस ओवरी पे फोकस कीजिए एंड यहाँ से समझिए कि व्हाट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये आपका हो गया ओवरी एंड ये पूरी हो गई आपकी फैलोपियन ट्यूब। इतना तो आपको क्लियर है ना कि जो एम्पुला होता है और इस्थमस होता है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। ठीक है, ये दिस इज पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सेम नहीं होता है पर पार्ट होता है। तो एम्पुला क्या होता है? ये जो फूला सा पोर्शन है ना, इधर ये जो फूला पोर्शन है, यहाँ पे फिमरे अटैच हो रखे हैं, इस फूले पोर्शन को हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, ए लिख रही हूं मैं इसमें, एम्पुला। एंड इस्थमस किसको बोलते हैं? ये जो ज्वाइनिंग डक्ट है ना, ये पूरी की पूरी ज्वाइनिंग डक्ट, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। और जो इन दोनों का जंक्शन होता है ना, वो कहीं इधर होगा, ये जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस जुड़ रहा है। एम्पुला शुरुआत हो जाती है जब से ट्यूब फूलती है। तो इस जंक्शन का ना इंपॉर्टेंस पूछा है। तो देखिए, एक तो यही है कि जब भी स्पर्म को फर्टिलाइज करना होगा ना, वो ऐसे ऊपर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और कहीं एम्पुलर, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब एग यहाँ से रिलीज होगा, और वो एग आ रहा ही होगा, तब जाके ये लोग इसी जंक्शन में जाके फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, यही जंक्शन होता है जहां पे उनका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दिस इज द ओनली जंक्शन, यहीं पे कहीं पे इनका फ्यूजन होता है, अराउंड दिस प्लेस। तो एक रोल तो यही है कि फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ये पर्टिकुलर पार्ट। लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या लिखा है, एंड देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब दिस इज द मेन थिंग, यही लिख के आना है आपको। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज देख लेते हैं कैसे बनानी है, क्योंकि बहुत सारे इसके फंक्शन है, बट मेन फंक्शन यही है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको इतने सारे फंक्शन लिखना है। ये तो वेरी शॉर्ट था, तो आप फर्टिलाइजेशन लिख के आगे बढ़ जाते, लेकिन मेरे को तो आपको सब सिखाना है, तो आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट तो ये कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। आप ऐसे पॉइंट वाइज बनाओ और लिखते जाओ क्या क्या है इसका मतलब। पहले इसको डिफाइन करो कि क्या है, उसके बाद दिस साइट फॉर द फर्स्ट जाइगोट क्लीवेज डिविजन। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो पहला जो डाइगोट का डिविजन होगा ना, पहला
आई थिंक या पहला होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। तो पहला जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा आपके जाइगोट का, ट्रांसवर्स, वो होता है इसी पार्ट में, ठीक है। पहला डिवीजन इधर होता है। सेकंड सेकंड है, ये भी नहीं लिखना, मैं मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ। एक तो आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एंड देन फर्टिलाइजेशन वाला 8th पॉइंट लिखना है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस रफली इन दिस एरिया, ठीक है। फर्स्ट जाइगोट क्लीवेज डिवीजन 9th पॉइंट भी सेम ही है जो सेकंड है, दैट इज सेम पॉइंट। बस यही लिखना है आपको, तो वही है, एक फर्टिलाइजेशन और एक फर्स्ट जाइगोट डिवीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ डज जोना पैलुसिडा ऑफ ओवम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। तो व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? पोली एम्ब्रियोनी सुना है क्या होता है? पोली एम्ब्रियोनी, हाँ। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है मल्टीपल जाइगोट फॉर्मेशन। मल्टीपल जाइगोट फॉर्मेशन कब होगा? जब मोर देन वन स्पर्म और मोर देन वन एग जाके आपस में फर्टिलाइज करेंगे, मतलब एक एग और एक सेल, एक स्पर्म से ज्यादा फर्टिलाइजेशन होंगे, तो पोलीस्पर्मी वही है। पोलीस्पर्मी इज मोर देन वन स्पर्म का, ठीक है, ओवम के अंदर इनोकुलेट होके एग सेल से फर्टिलाइजेशन करना, मोर देन वन स्पर्म का, तो ये पॉलीस्पर्मी होता है। और ये जोना पैलुसिडा रोक देता है, जोना पैलुसिडा इस चीज को रोकता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि कैसे रोकता है भाई, जोना पैलुसिडा के पास ऐसा क्या है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो पॉलीस्पर्मी है, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, इतने सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, पर एक ही स्पर्म अंदर घुसा है, क्योंकि सारे के सारे स्पर्म, जो ये वाली पर्पल कलर की लेयर दे रखी है ना, जो मैं रेड कलर से सर्कल कर रही हूँ, ये जो लेयर है इसका नाम होता है जोना पैलुसिडा। और ये लेयर कुछ ऐसे रिएक्शंस करती है, इसके अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स और इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये रिलीज करती है, जिससे आने वाले जो बाकी के स्पर्म होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते और एक ही स्पर्म अंदर जा पाता है। तो क्या होता है केमिकल, क्या ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रिलीज करती है, उसका नाम है, क्या है? प्रोटीज। प्रोटीज डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन लिंक बिटवीन द सेल एंड द विटलाइन मेम्ब्रेन एज वेल एज बिटवीन द रिसेप्टर प्रोटीन एंड एनी अदर स्पर्म बाउंड टू इट, प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। प्रोटीज ये रिलीज करते हैं। प्रोटीज क्या करता है, जो भी स्पर्म आ रहा है ना, वो एक्स सेल से पहले सरफेस पे बाइंड करेगा, तो जो बॉन्डेज है ना, इसको ब्रेक कर देता है। ये प्रोटीन बॉन्डेजेस होते हैं, इसलिए प्रोटीज ये जोना पैलुसिडा रिलीज करेगा और इसको ब्लॉक करवा देगा। तो दैट इज द वे इट प्रिवेंट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ एलएच सर्च ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेज वाइज दे रखा है। 10 से चालू हुआ है आपका ये कार्यक्रम, 0 से चालू हुआ है। 0 से लेके स्टार्टिंग की जो स्टेजेस हैं, यहाँ पे तो मेंसेस मतलब ब्लीडिंग ही हो रही है, ठीक है। 6 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये तो मेंसेस ब्लीडिंग वाला फेज हो गया। उसके बाद आपका 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवा होता है, और फिर लास्ट में जाते जाते ये एंडोमेट्रियम शेड करता है यहाँ पे। तो जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो एलएच का लेवल बहुत हाई हो जाता है अचानक से, मतलब ऐसे पीक आती है एलएच हार्मोन की, अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस एलएच सर्ज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो आपको दिख रही है ना इंपॉर्टेंस क्या है, जब एलएच सर्ज हो रहा है तभी ओव्यूलेशन हो रहा है, और जो ओवा है, ये ओवा है, ये आपके रिलीज हो रहा है ओवरी से। यही इंपॉर्टेंस है कि ओव्यूलेशन कराता है एलएच सर्ज। तो ये पहले की जो साइकिल होती है इसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं, लाइक ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, और इसको फिर बाद में जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का जो दे रखा है ना, ये पूरा एलएच हार्मोन है। बाद में जाके आपके बाकी हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर एलएच हार्मोन एग्जैक्ट 14th डे पे प्रोबेबल -3 +3 कर सकते हो, लाइक बोल सकते हो 11 to 17th डे के बीच में राइज होता है। एलएच सर्च मतलब हाई इन अमाउंट प्रोड्यूस होता है। तो ये लिखोगे, एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन कराता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो एलएच सर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ल्यूटियल फेज इन द ओवरियन साइकिल प्लस ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज भी कराएगा प्लस ओव्यूलेशन कराएगा। ओव्यूलेशन भी यहाँ पे आप मेंशन कर लेना,
ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हैं जो हम कल करेंगे। तो लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। विच टाइप ऑफ सेल डिविजन फॉर्म्स स्पर्मेटिड्स फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? किस तरह का सेल डिविजन, किस तरह का सेल डिविजन आपका स्पर्मेटिड को बनाता है फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब उसका एक डायग्राम था जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, दोबारा से वो डायग्राम देखते हैं, ओके, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का सेल डिविजन है जो स्पर्मेटिड को बनाएगा एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो दिस इज द डायग्राम, यू शुड लर्न दिस डायग्राम, और इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बना के आना जो 15th नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट विल हेल्प यू ओनली। देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम है, इसके अंदर वैसे तो बहुत ज्यादा सर्कल्स करके मैंने समझा रखा है, बट आई विल इरेज ऑल ऑफ इट सो दैट आप स्टार्टिंग से इसको देख सके, ओके, या तो यस, तो ब्लू पेन से दिखाती हूँ अब मैं आपको। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है जो आपका डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, उसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो सेल्स बनती हैं वो भी 2n ही होंगी, ठीक है। इन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, ये 2n होंगी आपकी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस, जिसको बोलेंगे हम मियोसिस नंबर 1। मियोसिस नंबर 1 से आपके बनाएंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होंगी, मतलब इसमें भी आपके 46 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें भी आपके 46 ही हैं, इसमें भी 46 हैं। फिर आपका मियोसिस नंबर 2 होगा। मियोसिस नंबर जब 2 होता है ना, तब ये 2n से n पे शिफ्ट होता है और ये बनाता है स्पर्मेटिड्स। इसमें आपके 23 क्रोमोसोम्स होंगे, n पे शिफ्ट हुआ, ये है आपके स्पर्मेटिड्स, ये सब जो है ये आपके स्पर्मेटिड्स है। फिर जो स्पर्मेटिड होंगे उनका डेवलपमेंट होगा और वो बनाएंगे आपकी स्पर्म सेल्स। ये जो आपकी टेल वाला स्ट्रक्चर, एक्रोसोम, मिडिल पीस दिख रहा है, ये मिडिल पीस, ये आपका हेड, ये आपका टेल, यहाँ पे एक्रोसोम, ये आपका स्पर्म सेल। इसका भी प्लॉइडी एन ही होता है, हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन में देखो पूछा है कि कौन से टाइप का सेल डिविजन स्पर्मेटिड को बनाता है फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो रेड पेन से देखिए, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, है ना, मतलब बेसिकली जब इन सेल्स से ये वाले सेल्स बन रहे हैं तो किस तरह का डिविजन हो रहा है, एज मेंशन यस मियोसिस 2 हो रहा है, मियोसिस 2। तो योर आंसर वुड बी मियोसिस 2। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है एंड मैंने लिखा भी है नीचे लैंग्वेज में, ओके, आई विल शो यू। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 होता है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और फिर ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, डिवाइड करके स्पर्मेटिड बनाता है थ्रू मियोसिस नंबर 2। तो मियोसिस नंबर 2 शुड बी आंसर। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके। तो टिल देन स्टे टच, थैंक यू सो मच।